Hello student, today I will discuss on chapter gravitation। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इस ग्रेविटेशन चैप्टर में आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों क्या क्या चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारी लाइव क्लास का टाइम सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच होता है, लेकिन स्टूडेंट ये आपकी प्रीमियर लाइव क्लास है, ये लाइव नहीं है। तो ये पहले प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन इसको प्रीमियर किया गया है, तो इसलिए प्रीमियर लाइव क्लास है ये आपकी। इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए बाहर हूँ, 2-4 दिन थोड़ा मैं बिजी हूँ, तो इस वजह से आपके सामने लाइव नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी आपके लिए लाइव आऊँगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ूँगा, सुनूँगा भी, और आपकी जो कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका प्रॉपर वे में आपको मैं दूँगा जवाब। तो चलिए, तो बेटा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन किसको बोलते हैं? ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज़ अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी प्लैनेट विच अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो वो ग्रेविटेशन कहा जाता है जिस फिनोमिना से कोई भी प्लैनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो देखिए, इसको नेचुरली समझने के लिए जितने भी चीज़ों को हम अर्थ के ऊपर से फेंकते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर हम अर्थ के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वो फिर नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा उसकी प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से या उसके ग्रेविटेशन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम फेंक तो ऊपर रहे थे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। लेकिन एक लिमिट तक, जब तक उसकी ग्रेविटी होती है तब तक ऑब्जेक्ट आपका नीचे आता है, लेकिन जब ग्रेविटी से बाहर चला जाता है तब नीचे नहीं आता है। दिस इज़ डिफरेंट टॉपिक। तो ये अलग टॉपिक है, इसे फिर मैं कभी डिस्कस करूँगा आपसे। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या क्या बात करेंगे? एक तो हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ग्रेविटेशन इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। ग्रेविटेशन इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। इफ़ एनीबडी वांट्स टू राइट ही कैन राइट। अगर कोई लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। ग्रेविटेशन इज़ अ फिनोमिना। ग्रेविटेशन इज़ अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ any planet which gravitation is a natural phenomena of any planet which attract any object toward it or toward the planet। तो वो फिनोमिना जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशन के लिए ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जिसमें केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम सीखेंगे। लॉ ऑफ ऑर्बिट को हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ एरिया विल बी कम। लॉ ऑफ पीरियड्स। देयर आर द 3 लॉज ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नंबर 1 इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, नंबर 2 लॉ ऑफ एरिया, नंबर 3 लॉ ऑफ पीरियड्स। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, नोट कर सकते हैं आप। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G 6.67 10 की पावर माइनस के 11 इसकी वैल्यू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ कैपिटल G की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो यूनिट ऑफ कैपिटल G होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये होती है कैपिटल G की। और आपकी लाइव क्लास का टाइम होता है बच्चों सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, बट दिस इज़ योर प्रीमियर लाइव क्लास। तो स्टूडेंट आगे कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आऊँ। चलो, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से चैप्टर को शुरू किया जाएगा, कि केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से चैप्टर को शुरू किया जाएगा।
तो इसमें पहला लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या लॉ होता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। इसके अनुसार जितने भी प्लैनेट होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, वो सभी के सभी प्लैनेट, तो यहाँ पर देखिएगा ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, मतलब जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, किस में घूमते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। हैविंग द सन एट वन फोकस, जिसमें जो सन होता है आपका वो एक फोकस पर स्थित होता है, मतलब फोकस पर वो रहता है उस ऑर्बिट के। तो देखिए यहाँ पर आपका ये सन हो गया, यहाँ पर ये आपका हो गया सन, जो कि आपकी एक अपनी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है। तो ये ऑर्बिट आपको अंडे के आकार की दिखाई दे रही होगी, तो अंडे के आकार को ही हम एलिप्टिकल ऑर्बिट या एलिप्स के आकार का, एलिप्स के टाइप का हम उसको बोलते हैं। सेकंड होता है लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया, अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर लीजिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट। तो एक बार और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को मैं बता देता हूँ कि बेटा केपलर के नियम के अनुसार लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है। केपलर के नियम के अनुसार लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होती है कि केपलर कहते हैं कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो एक अंडाकार, वो प्लैनेट वो एक अंडाकार अपनी ऑर्बिट में वो घूमते हैं, एक अंडाकार मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जितने भी प्लैनेट होते हैं वो एक अंडाकार ऑर्बिट में वो घूमते हैं, जिनके फोकस पर सन होता है, जिनके फोकस पर सन होता है, यही लॉ ऑफ ऑर्बिट है। तो यहाँ पर सन होता है और वो जो प्लैनेट होता है, जो उपग्रह होता है, वो आप अपनी दीर्घवृत्ताकार मतलब एलिप्टिकल मतलब अंडाकार कक्षा में वो घूमता है। नंबर 2 लॉ ऑफ एरिया, अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट से जो सन जो प्लैनेट से लाइन को ज्वाइन करता है। तो मैं इसे समझा दूंगा, एक बार डायग्राम इधर से एक बार और समझ लीजिए कि क्या क्या ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू GMEM, जहाँ पर M आपका मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m वो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर रखा है, RE रेडियस हो गई, इतने न्यूटन होगा। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होगी, जो फोर्स की यूनिट होगी वही ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g इक्वल्स टू 9.8, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी एक्सेलरेशन की यूनिट है वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। फिर इसके बाद होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 10⁻11। तो और इसके बाद इसकी जो यूनिट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, यूनिट ऑफ कैपिटल G। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट कई बार पेपर में पूछी जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो चलिए मैं इसका सेकंड लॉ ऑफ एरिया आपको एक्सप्लेन करता हूँ। केपलर्स लॉ ऑफ एरिया। तो केपलर कहते हैं कि ये यहाँ पर आपका सन हो गया, यहाँ पर आपका सन हो गया, और ये एक प्लैनेट अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ये अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर आपका प्लैनेट है मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन P1 मान लेता हूँ।
तो यहाँ से P1 से P2 तक जाने में इसको मान लीजिए t टाइम लगता है। दिस इज़ अ कांस्टेंट टाइम, ये t टाइम इसको लगता है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि इसको यहाँ पर हम इसका प्लेनेट का सेंटर मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे? प्लेनेट का सेंटर। फिर हम प्लेनेट, क्योंकि यहाँ पर सन है, कि जैसा कि हम यहाँ बता चुके हैं कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट द वन फोकस। तो जो सन होता है वो उसके फोकस पर होता है, तो सन आपका फोकस पर है। तो अब हम इस फोकस से इस तरीके से P1 को मिलाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से P2 को मिलाते हैं। तो अब इस प्लैनेट ने सन जो कि उसका सेंटर है, वहाँ पर जो भी उसका वो फोकस है, मतलब सेंटर तो नहीं कहेंगे, कि इसको बोलेंगे हम फोकस। तो फोकस पर कुछ एरिया स्वाइप किया है, तो फोकस पर उसने कुछ एरिया स्वाइप किया है, क्योंकि P1 से P2 तक चला गया था। तो जब हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे, T1 टाइम उसको लगा था यहाँ तक पहुँचने में। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी v मान लेंगे कि v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो एरिया इसने स्वाइप किया है, t टाइम में इसने फोकस पर जो एरिया स्वाइप किया है, ये वाला एरिया। तो अगर मैं सन को O मान लूँ, तो यहाँ पर जो एरिया स्वाइप हुआ होगा O P1 P2 हुआ होगा, O P1 P2 एरिया स्वाइप हुआ होगा। तो P1 को P2 मतलब प्लैनेट को P1 से पॉइंट P2 तक जाने में t टाइम लगा होगा, P1 से P2 तक जाने में t टाइम लगा होगा। तो t टाइम में इसने ये जो डिस्टेंस कवर की थी, तो यहाँ पर सेंटर से जब हमने उसको मिलाया था तो यहाँ पर एक एरिया कवर हो गया था, तो ये एरिया हो गया है O P1 P2। फिर इतने ही टाइम में मान लीजिए कि अब ये, और अब तो ये यहाँ पर था, अब यही प्लैनेट आपका दूसरी पोजीशन पर है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि t टाइम में इसने दूसरी पोजीशन पर जो एरिया स्वाइप किया है, तो वो एरिया इस तरह से होगा। तो उसको हम Q1 Q2 मानते हैं। तो टाइम का इंटरवल सेम रहा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसकी आकृति, इसका जो आकृति है वो अलग है और ये कुछ अलग है। लेकिन क्योंकि टाइम का इंटरवल सेम था, तो इसीलिए जो भी इस टाइम में इसने जितना भी एरिया और सन मतलब जितना भी एरिया फोकस पर स्वाइप किया होगा वो बराबर होगा। तो मतलब O P1 P2 इक्वल होगा आपका O Q1 Q2 के। तो इसलिए जो भी लाइन, अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट। अगर एरियल वेलोसिटी प्लैनेट की कांस्टेंट कर दी जाए, एरियल वेलोसिटी प्लैनेट की कांस्टेंट कर दी जाए और वो P1 से P2 तक एक ही वेलोसिटी v से चले, कोई वेलोसिटी उसकी ना बदले, और Q1 से Q2 तक जाने में भी वेलोसिटी v ही रहे जो कि कांस्टेंट होगी, तो और t टाइम में दोनों कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो t टाइम पे वो इक्वल एरिया इस अपने सेंटर पर कवर करता है। तो यहाँ पर OP1 इक्वल टू OQ1 होगा, जबकि आप देख पा रहे होंगे कि ये दो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके के आपके एरिया स्वाइपिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसा केपलर कहते थे। इसके बाद होता है रूल नंबर 3। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो दोबारा पूछ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे लेक्चर में मैं आपको दोबारा से भी क्लियर कर दूंगा। फिर इसके बाद होता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है आपका लॉ नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स बोला जाता है।
लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स। तो लॉ ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑब्लिक टाइम ऑफ revolution of any planet around the sun, of any planet around the sun is directly proportional to the cube of distance between sun and planet। तो ये बोला था। तो ये कहते हैं केपलर के द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ पर मीन डिस्टेंस होता है, कोई मीन डिस्टेंस कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ही हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, ये स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ, या तो हम टाइम पीरियड कहें, टाइम पीरियड नहीं कह सकते तो हम कह सकते हैं टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक चक्कर लगाने में, मतलब जो प्लेनेट है जो आपका अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है सन के चारों तरफ, तो एक चक्कर लगाने में, मतलब एक राउंड पूरा करने में जो उसको टाइम लगता है, एक राउंड कंप्लीट करने में जो उसको टाइम लगता है, उस टाइम को टाइम पीरियड बोला जाता है। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। आर क्यूब क्या है? मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस का मीन निकाल लिया जाता है, तो उस मीन के क्यूब के बराबर वो टाइम का स्क्वायर होता है। तो दीज आर द 3 लॉ ऑफ केपलर। तो पहला लॉ जो था केपलर का, वो था आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा था लॉ ऑफ एरिया, तीसरा था लॉ ऑफ पीरियड्स। तो मैंने सब क्लियर कर दिए हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का अर्थ के सरफेस पर सिचुएटेड है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग मास इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, देन the force applied on the object will be directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the distance between
अर्थ एंड मास, तो अर्थ एंड मास और ऑब्जेक्ट कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्योंकि यहाँ पर हम बात ग्रेविटेशन की कर रहे हैं, तो इसीलिए ग्रेविटेशन के लिए ही इस लॉ को हम यहाँ पर लिखेंगे। अदरवाइज़ ये दो मासेस के बीच में भी ये वर्क आपका करता है। तो लॉ क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल is directly proportional to the product of the masses of the particles and inversely proportional to the square of distance between them it and along the line joining the particle। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, ग्रेविटेशन की बात करेंगे, फिर ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा दूंगा। पहले जो न्यूटन ने ग्रेविटेशन का जो लॉ दिया था वो उन्होंने दो पार्टिकल के बीच के लिए दिया था। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो हम ऐसा करते हैं इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्शन फोर्स उन्होंने कहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय आप अट्रैक्शन फोर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय आप अट्रैक्शन फोर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो वो कहते थे द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो उन्होंने ये लॉ सभी पार्टिकल्स के लिए दिया था, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो भी पार्टिकल होते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए होते हैं।
तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स भी है, तो ये एक अलग टॉपिक है, फिर भी मैं इसमें बीच में क्लियर करूँगा आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, एक दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास है m2, एक पार्टिकल m1 दूसरा पार्टिकल m2, इनके बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल r। तो यहाँ पर m1 m2 मास है किसका, पार्टिकल का। तो यहाँ हम मान सकते हैं इफ लेट, ऐसे लिख लीजिए लेट टू masses और ऑब्जेक्ट having masses, let टू ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखेंगे let टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 and m2 are situated at r distance। ऐसा हम समझते हैं कि दो मासेस हैं जिनका मास m1 और m2 है, वो r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एक फोर्स होगा। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मान लें हम इन दोनों के बीच में F फोर्स लगा, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। तो F प्रोपोर्शनल m1 m2। दूसरा जो हमारी डेफिनेशन कहती है कि जो मास है, जो फोर्स है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी r है ना, तो 1/r² हो गया, इक्वेशन हो गई 2। तो दोनों के दोनों लॉज को जो अगर हम जोड़ेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। ये तो आप जानते ही हैं, जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है। तो हम भी एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं F इक्वल टू कैपिटल G का, जो कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू हमने पहले ही आपको बता दी है और इसकी यूनिट भी बता दी है, तो इसे दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैपिटल G हर पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होता है, हर पार्टिकल के लिए, हर प्लैनेट के लिए कुछ भी करेंगे तो तब भी कैपिटल G आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दोबारा से समझते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उन पार्टिकल के मासेस के प्रोडक्ट के इनवर्स, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट m1 m2 मास के r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 m2 आर सिचुएटेड एट r डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F प्रोपोर्शनल m1 m2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दोनों लॉज को जोड़ दिया गया, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r², F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² होगा। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को हटा करके हमने कैपिटल G का यूज़ किया, तो कैपिटल G यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका हो गया है
कैपिटल जी हो गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे लगेगा, पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे लगेगा। तो इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों कि हम डेली लाइफ में भी पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम जानते हैं कि हमेशा अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, हमेशा अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। लेकिन पार्टिकल्स के बीच में भी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है जो ग्रेविटेशन से भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो हर टाइम नहीं लगता, वो कभी कभी लगता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब मार्कर से लिख दिया ना। तो जितने भी इसके अंदर इंक के पार्टिकल थे वो सभी पार्टिकल इस बोर्ड पर चिपके ना। तो जब भी सभी के सभी पार्टिकल इस बोर्ड पर जो मार्कर के थे, जो इंक के थे, वो सब इस पर चिपक गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ पर हमारे पास बोर्ड के थे, तो कि बोर्ड के पार्टिकल ने इन सब के इंक के पार्टिकल को अपनी तरफ चिपका लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है। तो यही आपका पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप समझ गए होंगे। और भी लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि ग्रेविटी है पर वो इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। तो मतलब इन पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो फोर्स F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² के बराबर था, जिसकी वजह से ये सभी पार्टिकल इस बोर्ड पर चिपके हुए हैं। उसी तरीके से धूल के कण आपके दीवार पर चिपके हुए हैं और जब हम चौक से लिखते हैं तो चौक के पार्टिकल ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाते हैं। तो यहाँ ये फोर्स कहाँ से आया? ये फोर्स भी आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है दो पार्टिकल के बीच में। ये भी आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है दो पार्टिकल के बीच में। तो इसीलिए ये आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है दो पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए भी यही रहता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए भी यही रहता है जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होता है। तो चलिए अब हमारे पास ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, तो तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट which is situated at the earth surface। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड एट द अर्थ सरफेस। तो अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट मास ऑफ अर्थ
तो मास ऑफ अर्थ होता है एम ई, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ उसको हम कंसीडर कर लेंगे आर ई, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया है आपका आर ई। फिर इसके बाद मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम स्मॉल एम मान लेते हैं, जो कि वो अर्थ के सरफेस पर रखा है। तो देखो ठीक नहीं बना, तो ये हो गया उस स्टूडेंट अर्थ जिसका मास है एम ई, और यहाँ पर होगा अर्थ का सेंटर, और सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस होगा आर ई, जिसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ अर्थ। इस एक ऑब्जेक्ट एम मास का है जो कि इसके ऊपर अर्थ के सरफेस पर रखा है। तो क्योंकि अर्थ का सेंटर, क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसीलिए सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हम आर ई लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ प्रोपोर्शनल एम ई एम, जैसा कि आपको बताया था कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो मास हो गया अर्थ का, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर रखा है। तो इसीलिए दोनों का मास का प्रोडक्ट कर देंगे, एम ई की मल्टीप्लाई एम से हो जाएगी, तो इसीलिए एफ प्रोपोर्शनल एम ई एम हो गया। तो एम ई यहाँ पर मास ऑफ अर्थ हो गया, एम यहाँ पर हो गया आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो आर ई है, आर ई, क्योंकि यहाँ पर हम नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे क्योंकि अर्थ के सरफेस पर जरूर है, लेकिन सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर ई का है, तो ये बीच का डिस्टेंस इसमें माना जाएगा, क्योंकि अर्थ का सेंटर ही ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है। तो इसलिए एफ प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। ये सेकेंड लॉ हो गया। तो पहले लॉ में एफ प्रोपोर्शनल एम ई एम अपॉन एम ई एम, तो मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेकेंड लॉ में एफ प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। तो ये आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी पढ़ लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एफ प्रोपोर्शनल एम ई एम और एफ प्रोपोर्शनल 1/r² रख दिया। तो दोनों लॉज को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ प्रोपोर्शनल एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर मिलेगा। तो एफ इक्वल टू हम रखेंगे कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो यूनिट वही न्यूटन रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट नोट कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ अर्थ होती है आपकी 6.37 इंटू 10⁶। तो रेडियस ऑफ अर्थ होती है आपकी, नोट कर लेंगे, 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। तो कहीं पे लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ होती है आपकी 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है आपकी 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ अर्थ एम ई इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg।
m इक्वल टू 6 इंटू इतने kg। तो मास ऑफ अर्थ जो होता है आपका 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। रेडियस ऑफ अर्थ आपकी 6.3 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। तो ये हुआ फोर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, और फोर्स एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सेंटर नहीं सरफेस ऑफ अर्थ। फिर इसके बाद हम करते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये नोट कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन हमें करना है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अब हमें रिलेशन करना होता है। ये आपका नया डेरिवेशन होता है। तो ये मैं आपको कल से कराऊंगा। तो तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं। कल फिर ये लेक्चर यहाँ से ही शुरू होगा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जहाँ पर स्मॉल जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।